हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और हम लोग क्लास 10 का पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 के काफ़ी बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। तो सीबीएसई के भी काफ़ी बच्चे हैं और आईसीएसई के भी काफ़ी बच्चे। तो मैंने क्या प्लान किया भाई, हम लोग सीबीएसई और आईसीएसई एक साथ कवर करेंगे। सवाल है कैसे? तो भाई 9 में आईसीएसई में हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, कुछ बेसिक्स ऑफ करंट पढ़ते हैं, है ना। फिर कुछ बचा हुआ पार्ट करंट का 10 में पढ़ते हैं आईसीएसई में। सीबीएसई में वो सारा करंट हम लोग 10 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो करना क्या है भाई, अपने को ना टॉपिक देखना है। अपने किताब में क्या है, हम लोग हर एक टॉपिक देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हर वीडियो के एंड में, नेक्स्ट वीडियो के पहले मैं हमेशा नोट्स शेयर कर दिया करूँगा। अपने सारे नोट्स को देख लेंगे, नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। क्लास में अगर नोट्स लिखना क्लियरली हो गया है ठीक है, अगर नोट्स कभी कभी क्लियर नहीं बन पाई है, सीधा क्लास नोट्स कॉपी कर लेना है भाई। मैं पीडीएफ बना के नीचे डाल दूंगा या जिस भी फॉर्म में मैं नीचे नोट्स डाल दूंगा, आराम से नोट्स जो भी वो कॉपी कर लेना भाई। और याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने हैंडराइटिंग में लिखा गया नोट्स, अपने हाथ से लिखा गया नोट्स ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उनकी रिकॉल वैल्यू काफ़ी हाई होती है। तो मेक श्योर अपने हैंडराइटिंग में कॉपी बना लो, उसमें सारे नोट्स लिखते जाना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। और कुछ भी और डाउट रहेगा भाई, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी भी दे रहा हूँ। ठीक है भाई, फेसबुक आईडी भी दे रहा हूँ और ट्विटर भी दे रहा हूँ। ज़्यादा मैं अवेलेबल इंस्टाग्राम में रहता हूँ, तो भाई अपने इंस्टा में जो भी होगा डीएम करते रहेंगे। कुछ भी अगर क्वेश्चंस भेजना तो क्वेश्चन भेजना, अदरवाइज कुछ भी कमेंट कर रहा हूँ, कुछ अच्छा लगा बुरा लगा, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बेसिक्स और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई सजेशन रहे तो हम लोग यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं भाई। इलेक्ट्रिसिटी ना बेसिकली दो तरह की होती है अगर बात की जाए, और हालांकि ये बात और है कि हम लोग को फील सिर्फ एक ही तरह की इलेक्ट्रिसिटी की है, वो है करंट, है ना। हम लोग को अपने आसपास बल्ब जलता हुआ दिखता है कि नहीं। हम लोग को अपने आसपास ट्यूबलाइट में रोशनी आती हुई दिखती है, पंखा चलता हुआ दिखता है, टीवी चलता हुआ दिखता है, फ़ोन चार्ज होता हुआ दिखता है। तो सारे क्या है भाई, यह है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ चार्जेस मूविंग है। ठीक है, वहीं पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ऑब्वियस रहा है हम लोग के लिए फील करने के लिए कभी कभी। जैसे कि हम लोग जब स्वेटर पहनते हैं या कुछ भी वोलन क्लोथ पहनते हैं और चेयर पर प्लास्टिक पे बैठते हैं, हम लोग का बॉडी अगर रब हो गया होता है तो कैसे रोआ जो होता है वो खड़ा हो गया होता है ना, कैसे रोआ खड़ा हो जाता है, वो नहीं याद आ रहा। सबसे कॉमन एग्जाम्पल किताब में बहुत कॉमनली दिया होता है कि जब कोई भी हम लोग कंघी करते हैं, बाल झाड़ रहे हैं या फिर कुछ भी कहीं पे कंघी को रब कर देते हैं, उसके बाद अगर उसे हम लोग पेपर पीसेस के पास ले जाएं या महीन कागज़ टुकड़े हैं वहाँ पे ले जाएं, तो कागज़ के पार्टिकल कंघी से चिपकने लग जाते हैं, फिर चिपक के हट जाते हैं, है ना। ये सब सारी चीज़ें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। कोई कभी अगर साइंस सिटी विजिट किया हो तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिख सकते हैं जहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दिखती है। एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें पूरे बाल जो होते हैं वो इस तरह ना इंड्यूस होकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर भी है, पर ये बात और है कि हम लोग के सराउंडिंग में करंट का इतना बोलबाला है, मतलब मूविंग चार्जेस का इतना बोलबाला है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा दब जाती है। चैप्टर पर हम लोग शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। सबसे पहला चीज, जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट बोलने से दिमाग में पहला वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बोलने से दिमाग में पहला वर्ड आता है चार्ज। सबसे पहला चीज भाई, चार्ज क्या होता है? सबसे पहला चीज, चार्ज क्या होता है? जब कभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग को रियलाइज करना पड़ेगा कि आसपास में मैटर, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, फील लो आराम से, हाँ फील लो। आसपास जो भी चीज़ बनी हुई है, ये मार्कर हो, ये बोर्ड हो, मेरे आसपास कुछ भी दिख रहा है, अगर कुछ भी दिख रहा है, अपने घर में कुछ भी देख रहे हो, किताब देख रहे हो, है ना, मेरे हाथ को देख रहे हो, मेरे घड़ी को देख रहे हो, ये सब कुछ मैटर से बनता है। मैटर के बारे में लोग बात कर चुके हैं भाई। मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, विच हैज़ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। मतलब मैटर के बारे में ना हम लोग सब लोग जानते हैं कि मैटर किसको बोलते हैं, जो भी एक जगह लेता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर है। जिसको कोई भी तरह से फील कर सकते हैं वो मैटर है ना, वो मैटर है। तो मैटर के बारे में अगर बात करें तो मैटर कुछ भी जो आसपास है वो एटम से बनता है, हम लोग बोलते हैं। और एटम खुद 3 पार्टिकल से बनता है। अगर केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे तो वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर एक रफ आइडिया केमिस्ट्री का सही चल रहा है तो, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ आसपास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से बनती है कि नहीं। तो इमेजिन करो कि मैटर कभी भी एटम से बन रहा है, और एटम में 3 चीज़ें हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। मतलब दुनिया में मास और चार्ज,
ये दो ऐसी चीजें जिसके बिना हम लोग कुछ सोच ही नहीं सकते। अगर दुनिया में मैटर के बिना दुनिया को नहीं सोच सकते तो मैटर एटम से बनता है, और एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है ना। प्रोटॉन बिना मास और चार्ज के पॉसिबल है, ना इलेक्ट्रॉन बिना मास और चार्ज के पॉसिबल है, और न्यूट्रॉन में हम लोग बोलते हैं कि लगभग वहां पे चार्ज जीरो होता है और सिर्फ मास होता है। तो मतलब कोई भी एटम ना बिना मास हो सकता है ना बिना चार्ज हो सकता है। बस होता यह है एटम में कि जितने प्लस वाले चार्ज होते हैं उतने माइनस वाले चार्ज होते हैं। मैं बात समझ में आ रहा है? एक रफ व्यू ले रहे हैं ऐसे से, सोचो आराम से, ऐसे सोचो। जिन बच्चों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया है अगर कि दुनिया में मैटर जो है वो ऑब्वियसली प्रिवेल करते हैं, मतलब ये मार्कर से लेकर, मेरी घड़ी से लेकर, मेरे बॉडी को लेकर, हम लोग कपड़े को लेकर, किताबों को लेकर, बेडशीट, आसपास रॉड्स, जो भी चीज़ें हैं वो मैटर है। मैटर एटम से बनता है, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों है। और प्रोटॉन में मास भी होता है और चार्ज भी होता है। कोई पूछे व्हाट इज मास, हम लोग पहला वर्ड बोलते हैं इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली व्हाट इज चार्ज, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जो चीजों का होना अनिवार्य है, मतलब होना ही है, अगर वर्ड भारी ना लग रहा हो, इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है अंदरूनी, इन मतलब अंदर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब दुनिया का सबसे फंडामेंटल मौलिक प्रॉपर्टी जो है वो है मास या फिर चार्ज। बिना एक एटम बिना मास और चार्ज के लोग सोच ही नहीं सकते, है ना भाई। एक एटम किसे सोचोगे, बना किसे, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से। तो ना वो प्रोटॉन के बिना पॉसिबल है, ना वो इलेक्ट्रॉन के बिना पॉसिबल, ना वो न्यूट्रॉन के बिना पॉसिबल है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ना, हाइड्रोजन तक में भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहता है भले न्यूट्रॉन ना हो। तो बिना मास और बिना चार्ज के तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर शुरू करते हैं इस चैप्टर का जो बेस है, देखो भाई ये सब जो एरा है ये 1800 वाला एरा है, ठीक है, 1700 1800 समय, 1700 के एंड से 1800 के एरा में ये वो एरा चल रहा है। 1700 से लेके 1800 का एरा है। 1600 के एरा में ग्रेविटेशन डिस्कवर हो गया था, न्यूटन का देन था भाई, है ना। न्यूटन का एरा क्या था, 1643 के आसपास का बर्थ है। ये जो एरा इसके बाद ही न्यूटन का एरा है, अगले मान लो 70-80 साल। 1750-60 के बाद से करंट को लेकर बातें काफ़ी ज़्यादा होने लगी, ठीक है, काफ़ी लोगों का योगदान रहा है, ठीक है ना। पर हम लोग अगर बात करना शुरू करें कि करके, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में एक सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है जो पतंग उड़ाया गया था, ठीक है। नाम बताना किसने वो पतंग उड़ाया था, पतंग वाला एक्सपेरिमेंट याद है, जिसमें वायर, मेटेलिक वायर का पूरा तार, वो रस्सी बना हुआ था और पतंग उड़ाया गया था बारिश के मौसम में, और एक चार्ज फ्लो किया था, हाथ में एक रिंग पहन लिया गया, तो उसमें एक शॉक लगा था। किसने एक्सपेरिमेंट किया था, कमेंट में बताना, ठीक है। बात करते हैं, तो फिर चार्ज को लेकर अगर ना बात करें तो हम लोग करंट के बारे में कुछ भी इनिशिएशन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला बात, चार्ज क्या है। उस जमाने में एटम का स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं था। एटम का स्ट्रक्चर तो 1890 के बाद क्लियर होना स्टार्ट हुआ, जब रदरफोर्ड के मॉडल आयन वगैरह वगैरह एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए। सब तो मॉडर्न फिजिक्स की देन है भाई। अगर पुरानी बात की जाए तो उस समय लोग चार्ज को किस तरह डिफाइन किए ये समझने वाला है। लिखना शुरू करेंगे। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, पहला लाइन, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर चार्ज और मास दोनों से बनता है, तो मास की भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक forces, which give rise to electric forces between any two object, between any two object when rubbed against each other or when brought close to each other। अब ये जो है ना, ये डेफिनेशन जो है, जो बच्चे 9 में आईसीएसई में उनके भी काम में आएगा, जो बच्चे 10 में सीबीएसई में उनके भी काम में आएगा। बेटा 10 आईसीएसई वाला बस जानकारी लेते रहो, सारी चीज़ों रीएवैल्यूएट करो, समझो आराम से, ठीक है। तो भैया चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। या फिर समझ रहा है?
तो चार्जिंग होता कैसे? देखो, हर बॉडी में ना चार्ज बैलेंस्ड रहता है। सोचो, यही है, चार्ज बैलेंस्ड है। कंघी वाला एग्जांपल, वो चार्ज बैलेंस था। पहले अट्रैक्ट करने लेके जाओ, पेपर पीसेस अट्रैक्ट नहीं हो रहे, घर में ट्राई कर लेना, पेपर पीसेस को एकदम तोड़ तोड़ के वहीं रख लेना, ठीक है, और कंघा को बस लेके जाना, देखना अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता है। अट्रैक्ट नहीं होगा। अब क्या करना, उस कंघे को रब करना, हेयर पर या फिर कहीं पर भी रब करना, आराम से रब करना काफ़ी देर, और फिर ले जाके टच लेके जाना। टच मत करना, थोड़ी दूरी पर रखना, देखना पेपर पीस अट्रैक्ट होगा, मूवमेंट आएगा। तो हुआ क्या, जब हम लोग रब किए तो कहा जाता है कि अगर इमेजिन किया जाए कि एक कंघी कुछ एटम से बना हुआ है, तो रब करते वक्त या तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे, दूसरे बॉडी पे चले जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन टूट के उसके बॉडी पर आ जाएगा। इससे क्या हुआ, कंघी एक इम्बैलेंसमेंट ऑफ चार्ज फील किया, जिसकी वजह से वो बॉडी अगर चार्ज हो गया और सामने एक बॉडी न्यूट्रल है तो वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे, आई विल शो यू, ठीक है, हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो कहा जा रहा है इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट में ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप करेगा व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो रबिंग की वजह से हो सकता है, और व्हेन ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जैसे हम लोग उस पेपर पीसेस को और उस चार्ज बॉडी को पास ले तो वहाँ पे अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। हम लोग एक्चुअली पढ़ने वाले हैं कि रब्ड अगेंस्ट ईच अदर को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग, और व्हेन ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन या फिर और कुछ, ठीक है ना, बाय इंडक्शन नाम ही दिया जाता है जनरली। अब अगर बात करें रियल लाइफ में कहाँ देखते हो, तो भाई बड़ा फेमस था, एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पे ना, लोग को नहीं पता था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, तो लोग को तो पता ही नहीं था कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। लोग बस रैंडमली ना दो एक्सपेरिमेंट किए। एक तो ग्लास रॉड वाला लिया गया और इसे रब किया गया सिल्क से, ठीक है। तो बिना रब किए जब दो ग्लास रॉड को पास लाए हम लोग, तो देखे कुछ नहीं हो रहा था। ये एक ग्लास रॉड है और ये एक ग्लास रॉड है, बिना रब के आसपास ले आए, कुछ नहीं हो रहा था, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, कुछ नहीं। अब सिल्क से रब किया गया, सिल्क कपड़े से जब रब किया गया अच्छे से, और रब करने में जब यहाँ पे लाया गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से अब ये मेरे को नहीं दिख रहा है, ये दिख थोड़ी ना रहा है, ये तुम लोग बस लिख रहे हैं प्लस। हम लोग देखे कि भाई शायद कुछ तो हुआ है, बिकॉज अब इन लोग दोनों रिपेल कर रहे थे, दे वर रिपेलिंग ईच अदर, दूसरे को रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, मतलब जरूर कुछ ना कुछ इस बॉडी पर आया है। पहले रिपल्शन तो नहीं था, तो लोग को समझता सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता था, जो बिना छुए काम करता है, बिना टच किए काम करता है। न्यूटन के लिए सोचो ना भाई, एप्पल नीचे क्यों गिरा, बिकॉज जरूर कोई ना कोई फोर्स नीचे काम कर रहा था बिना टच किए भी। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का आइडिया ग्रेविटेशन से आ चुका था, पर यहाँ पे कोई नए फोर्स की बात होनी स्टार्ट हुई, बिकॉज पहले एक फोर्स काम नहीं कर रहा है, फिर बाद में काम कर रहा है। तो लोग ने कहा जरूर यहाँ पर कोई तरह का इम्बैलेंसमेंट हुआ है। जब हम लोग ने सिल्क से रब किया, तो लोग कहते थे उस समय कि जरूर कोई फ्लूइड यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया या फिर यहाँ से यहाँ फ्लो किया है, कोई फ्लूइड कुछ बहा है। उस ज़माने में लोग को पता ही नहीं था ना, लोग बोलते थे कुछ कोई फ्लूइड बहता है यहाँ से वहाँ, ठीक है। हम लोग ने उस समय इसे कहा कि बॉडी शायद चार्ज हो गई है, और इसे कहा ग्लास टाइप चार्ज। ग्लास टाइप चार्ज का ही नाम था पॉजिटिव चार्ज उस समय, ठीक है। लोग को लगा शायद दुनिया में एक ही तरह का चार्ज होगा, बट दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ा। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया एबोनेट रॉड पर, एबोनेट रॉड, प्लास्टिक रॉड, जो बोलना है बोल दो, एबोनेट रॉड पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। मैं सारी बातें नोट्स पे प्रॉपरली लिखवा के दे दूंगा भाई, ठीक है ना, प्रॉपर नोट्स मैं एक बार शेयर कर दूंगा, मेरा हैंड रिटन नोट रहेगा। तो एबोनेट रॉड के साथ यहां पर मैंने क्या किया भाई, कैट फर यूज किया गया उस जमाने में, ठीक है ना, बिल्ली का जो खाल होता है उसे यूज किया गया, रब किया गया, और वापस इन लोग दो एबोनेट रॉड को पास लाया गया, देखा गया इन लोग दोनों दूसरे को रिपेल कर रहे थे वेल इनफ। तो लोग ने गेस किया शायद ऐसा हर जगह होगा इम्बैलेंसमेंट, और दोनों एक दूसरे से रिपेल ही करेंगे। पर बात तब बदला जब एबोनेट रॉड और ग्लास रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। मतलब जब बात आई, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर, ठीक है, देखते हैं। अरे यार मार्कर का कलर कहाँ है यार। तो अगर बात करते हैं, ये है ग्लास रॉड और दूसरी वाली रॉड को लेते हैं हम लोग एबोनेट रॉड, ये एबोनेट, ये ग्लास। पाया गया दैट द ग्लास रॉड एंड द एबोनेट रॉड वाज अट्रैक्टिंग ईच अदर।
ये दोनों रिपेल किए, ग्लास ग्लास रिपेल किए, एबोनेट एबोनेट रिपेल किए, बट ग्लास और एबोनेट अट्रैक्ट कर रहा था। तब जाकर हम लोग को मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट्स को भी बोल सकते हैं कंपेयर करना पड़ा एक तरह से, कि शायद लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब लाइक बॉडीज रिपेल। तो मतलब दुनिया में दो तरह के चार्ज है, एक तरह का चार्ज है, बल्कि मास एक तरह का है, मास एक ही तरह का है प्लस, बट चार्ज दुनिया में दो तरह का है, ग्लास ग्लास टाइप और एबोनेट एबोनेट या फिर प्लास्टिक प्लास्टिक टाइप। इसी को बाद में एक रीनेमिंग कर दिया गया कि ये प्लस चार्ज होगा यहाँ पर और शायद यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, बिना समझे कि प्लस माइनस कुछ एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। भाई देखो प्लस क्या है और माइनस क्या है यहाँ पर, ये बस दो नाम है। शायद कोई इंडिया के साइंटिस्ट ने अगर कुछ किया होता तो नाम पड़ जाता राम श्याम, सीता गीता, कुछ भी ना पड़ जाता। प्लस माइनस तो बस एक नेमिंग है कि दुनिया में दो तरह के चार्ज है, प्लस और माइनस। तो समझने में आसान होता है कि प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, बट प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल, सेम टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल, बट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। तो यहां से एक बोला जाए तो चार्ज को लेकर पहली बार कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था। ये बात और है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बाद में आया, और इसके पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी को पता भी नहीं था, अभी तक किसी को पता ही नहीं। सब लोग बोल रहे हैं कोई फ्लूइड बह रहा है शायद, जो सिल्क के रब करने से कुछ वहां से यहाँ बहा और यहाँ पे भी कुछ हुआ, और इसलिए शायद ऐसा कुछ इम्बैलेंसमेंट हो रहा है। किसी को कुछ नहीं पता है कॉन्सेप्ट अभी तक कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या। उस समय तक तो लोग सोचते थे कि भाई एटम इनडिविजिबल है, डाल्टन का थ्योरी याद करो, है ना, एटम इनडिविजिबल है। सोचो, फंडामेंटली सोचो, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली इतना क्लियर रखो ना कि आगे मैं कुछ भी बताऊँ सब पता रहे। फील करो इस बात को, कंघी वाला एग्जाम्पल फील करो, ट्राई करो घर पर, ठीक है ना। अब यहां पर चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, चार्जेस जहां है वहीं के वहीं हैं, चार्जेस जहां है वहीं के वहीं हैं। इन्हें हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह देते हैं। समझ आ रहा है? जब चार्ज फ्लो करता है, जब चार्ज वायर में फ्लो करता है, उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस स्टिक हो जाए, चिपक जाए अपने रॉड के ऊपर, जहां पर है वहीं के वहीं रह जाए, उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। रुके हुए चार्ज को कहते हैं स्टैटिक, चलते हुए चार्ज को कहते हैं करंट। ठीक है ना। मैंने बता दिया पहले भी कि भाई सीबीएसई में सब कुछ है, आईसीएसई में ज्यादातर करंट है, बट 9 के सिलेबस में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है बेटा, करेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट, कोई टॉपिक बचेगा नहीं। अपने को करना ये है कि भाई बढ़िया से आस्ते से सारे नोट्स बनाते रहो, सारे वीडियो को फॉलो करो। मैं आस्ते से सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ भाई। न्यूमेरिकल्स करने के, जल्दी जल्दी करने के बहुत से तरीके भी बात करेंगे हम लोग, बट आराम आराम से सारी चीज़ों को देखते चलो। ठीक है भाई, अपने को कॉन्सेप्चुअली भी बहुत स्ट्रांग होना है चीज़ों को लेकर। तो अगर कोई अब बात करे कि अब रियलिटी पर अगर हम लोग आए कि हुआ क्या होगा, तो एक्चुअली में एटम का स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 पार्टिकल का मेजर पार्टिसिपेशन है। भाई अभी ये बोलते हैं 3 नहीं है, पार्टिकल और भी हैं, पर 3 मेजर है। ठीक है बेटा, 3 मेजर पार्टिकल है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा फेमस जो मेरे को लगता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है। इसी को छोटा ही कर देते हैं, छोटा ही दिखा आज तक। और ये है न्यूट्रॉन, है ना। यहां पे क्या होगा, मास, यहां पे क्या होगा, चार्ज। ठीक है ना भाई। तो कहा जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 1.6610 into 10 to the power -27 kgs। ठीक है। इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to power -31 kg, काफी हल्का होता है। दिख रहा है 10 to power 4 टाइम्स से कम डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है। न्यूट्रॉन का मास इज ऑलमोस्ट 1.67 10 to power -27 kg। कहा जाता है लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, न्यूट्रॉन हल्का सा भारी है। ठीक है, दिख रहा है काफी हल्का का मास है। तो सोचो एक एटम इनसे बनता है जिसमें 10-20 अगर ये भी हो, पर मास इन्हीं के ऑर्डर का रहेगा ना, 10 to power -27 kg के ऑर्डर का रहेगा। तो एक प्रोटॉन को नापना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग एक यूनिट बनाते हैं AMU, पढ़े होगे ना, 1 AMU इज इक्वल्स टू, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU, इतने बड़े मास को हम लोग 1 AMU नाम दे देते हैं। तो एक और यूनिट बनाया गया था, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो उसको। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.6 10 to power -19। कह दिया गया ये प्लस है, कह दिया गया ये माइनस है। तो भैया प्लस और माइनस कुछ होता नहीं है, पहला बात। ठीक है ना, प्लस और माइनस कुछ होता नहीं है। प्लस और माइनस बस एक नोटेशन है। हम लोग बोले प्रोटॉन पे ग्लास टाइप चार्ज होता है, ग्लास टाइप जो चार्ज था उसको नाम दिया गया प्रोटॉन, और एबोनेट रॉड टाइप चार्ज को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ये नामकरण है, बस समझो। प्लस और माइनस बस एक नामकरण है कि 2 तरह के चार्ज होंगे, तभी ये सारी चीजें एक्सप्लेनेबल है। अरे भाई
फिजिक्स में ना बहुत सारी चीजें ना देखी गई, पाई गई और फिर उनको एक्सप्लेन किया गया। नेचर में बहुत सारी चीजें बेटा दिखती है, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेनेशन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है उसको यूज करते हैं और देखते हैं अगर वो हर जगह सही जा रहा है उसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उस एक्सप्लेनेशन को। बेटा फंडामेंटली यही सत्य है, यही सच है। इसी तरीके से सारे लॉ, सारे कॉन्सेप्ट डिराइव किए गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेरी रहे, कुछ डाउट रहे इस पर तो पूछना। ठीक है बेटा, पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन चार्ज हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल होता है, तो कोई चार्ज नहीं है। मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क दे दिया, चाहो तो 0 बोल दो, कंफर्टेबल नहीं हो। बेटा यूनिट है चार्ज की कूलम्ब। हम लोग अगर यूनिट की बात कर लें, यूनिट ऑफ चार्ज, हम लोग 1 कूलम्ब क्या है इस बारे में बात करेंगे, बट कूलम्ब इज दी एसआई यूनिट। कूलम्ब एक साइंटिस्ट था जो बहुत सारा काम किया था भाई इस पर बेस करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किया था उन्होंने स्टैटिक चार्जेस पर। ठीक है, तो दिस इज दी एसआई यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट भी है, ईएसयू, बट फिलहाल सिर्फ हम लोग एसआई पर बात करेंगे। हम लोग लेवल पर एसआई पे ही ज़्यादातर बातें हैं करने को। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब किसी को अगर क्लैरिटी यहाँ तक आ गई तो भाई क्लियर है, मैटर जो भी होता है वो इन 3 से बनता है। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बट ये 3 प्रोमिनेंट है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अदरवाइज पार्टिकल और भी है, मेजॉन, पाई मेजॉन, म्यू मेजॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स है, बोजॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स है एटम के अंदर, पर ये 3 प्रोमिनेंट पार्टिकल है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। जिससे हम लोग एक एटम को समझेंगे, एटम समझे, एटम से मैटर समझे, है ना, और वहां से फिर हम लोग प्रॉपर्टी समझेंगे नेचर में जो दिख सकती है। ठीक है, तो मास और चार्ज ये दोनों होगा इनमें, और इससे ही मैटर बनेगा, है ना, एटम बनेगा। तो आई होप यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, कूलम्ब को डिफाइन किया गया बाद में, जानकारी के तौर पर ये इंट्रोडक्शन है, ये इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, चीज़ों को पूरा जानो। ठीक है, बेसिस को जानो चीज़ों की। कूलम्ब को डिफाइन किया गया किस तरह, तो कूलम्ब का डेफिनेशन था, कूलम्ब 1 कूलम्ब को डिफाइन किया गया, 1 कूलम्ब को डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? कहा गया कि अगर 2 बॉडी है और इन पे 1 कूलम्ब चार्ज है और इनकी दूरी अगर 1 मीटर है और बीच में मीडियम जो है वो वैक्यूम है, मतलब मीडियम क्या रखा गया, कोई तेल, पानी, हवा, कुछ नहीं, सब इवैक्यूएटेड जगह है, तो जो फोर्स इन पर लगेगा वो 9×10⁹ होगा। जो फोर्स इन पर लगेगा वो 9×10⁹ न्यूटन्स का होगा और वो रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, तो 1 कूलम्ब इट इज दैट फोर्स, अच्छा, it is that charge which when possessed by, ठीक है, which when it is that charge which when stored by or held by 2 objects kept at 1 meter separation in vacuum, या in vacuum मत भी लिखो भी, ठीक है, at 1 meter separation in vacuum लिखने लिख दो, नहीं तो मत भी लिखो। It is that charge which when stored by or occupied by या possessed by 2 objects kept at 1 meter separation creates or experiences a force of 9×10⁹ Newton. ठीक है, it is that charge which when stored by 2 objects kept at 1 meter separation experiences a force of 9×10⁹ Newton on each of the objects. ठीक है, on each of the objects. तो बेटा यहां पर आराम से सारी बातों को नोट कर लो। तो ये इसे हम लोग 1 कूलम्ब कहते हैं। 1 कूलम्ब वो चार्ज है कि अगर एक बॉडी पर, दोनों बॉडी पे 1 कूलम्ब का चार्ज हो, सेपरेशन 1 हो, तो जो फोर्स लगेगा वो इतना बड़ा फोर्स लगेगा। इस समय जब फोर्स इतना लग रहा है मतलब चार्ज 1 कूलम्ब है। ठीक है, ये जानकारी रखो। मैं इसका जो भी होगा प्रॉपर से एक PDF नोट्स बना के मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें जानकारी के बाद
हम लोग अब आगे डिस्कशन को और स्ट्रेच करेंगे, चार्जेस के कॉम्पोजिशन से करंट के बारे में अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसको लेकर बातें आगे करेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ और फंडामेंटल बातों पर बात करने वाले हैं। ये डेफिनेशन कैसे बना इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो भाई ये वाली वीडियो, नेक्स्ट वाली वीडियो पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो जो सबके लिए कॉमन है, सारे बच्चों के लिए कॉमन है, हर क्लास के बच्चों के लिए कॉमन है। उसके बाद वाले वीडियो से हम लोग अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस की बात करेंगे। ठीक है, कीप वॉचिंग। कुछ भी डाउट होगा कमेंट में बताना, अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बहुत मजे से डिस्क्रिप्शन करते हैं। होगा तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी दिखाने वाला हूँ अच्छे। ठीक है ना भाई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होगा तो मैं ट्राई करूँगा तुम लोग को शो करने कहीं पे वीडियो में। ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक यू।